हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सची वाजपेयी। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल nursingfuture.in और आज हम लोग देख रहे हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज 7। इसमें हम लोग 251 से 300 क्वेश्चन देखेंगे। और अगर आपने इससे पहले की सीरीज़ नहीं देखी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे पर्सनल नोट्स हैं जो हमने बनाए थे, बहुत सारी बुक्स को देख के, बहुत सारी यूट्यूब चैनल से, बहुत सारी स्टडी करके, बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को देख के, तो उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे बाकी की 6 सीरीज़ का, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आपने वीडियो को अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के आइकॉन को जरूर प्रेस करके रखें, जिससे आने वाली सारी वीडियो के नोटिफिकेशन, लेटेस्ट जॉब की, किसी अपडेट की कोई भी नोटिफिकेशन आपको समय से मिले। तो चलिए चलते हैं हम अपनी सीरीज़ में। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है कि कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एनटीजी इज हेडेक। एनटीजी का जो कॉमन साइड इफेक्ट होता है वो हेडेक होता है। फिर नेक्स्ट है कि इंजेक्शन एड्रीनलिन इंक्रीज मायोकार्डियल एक्टिविटी। जो इंजेक्शन एड्रीनलिन होता है वो मायोकार्डियल एक्टिविटी को बढ़ाता है, लंग की एक्टिविटी को भी बढ़ा देता है, वेसल्स को, आर्टरी को डायलेट करता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई हो सके, ऑक्सीजन की सप्लाई हो सके, क्योंकि ये इंजेक्शन एड्रीनलिन लाइफ सेविंग और इमरजेंसी ड्रग है। फिर नेक्स्ट है मेंटेन सर्कुलेशन इज मेन गोल आफ्टर CAVG, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग की जो प्रोसीजर होता है, जो सर्जरी होती है, उसके बाद जो मेन गोल होता है वो है मेंटेन सर्कुलेशन। फिर नेक्स्ट है रेनॉल्ड डिजीज ऑल्सो नोन एज आर्टीरियल स्पास्टिक डिजीज। जो रेनॉल्ड डिजीज है वो आर्टीरियल स्पास्टिक डिजीज के नाम से जाना जाता है, और ये यंग वुमेन में बहुत ही कॉमन होती है। फिर नेक्स्ट है बर्गर डिजीज कॉमनली अफेक्टेड आर्म, हैंड, लेग्स एंड फीट। जो बर्गर डिजीज होती है वो लो पेरीफेरल की एक्सट्रीमिटीज़ होती है, उनको ज़्यादा अफेक्टेड करते हैं। फिर नेक्स्ट है माइग्रेन हेडेक ड्यू टू कॉज ऑफ डायलेशन ऑफ क्रेनियल आर्टरी। क्रेनियल आर्टरी के डायलेट होने से माइग्रेन हेडेक इंक्रीज होता है। फिर नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस इज इन गर्ड इज वेथानिकोल एंड साइड इफेक्ट इज यूरिनरी एजेंसी। जो ड्रग ऑफ चॉइस है गर्ड के लिए गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसमें क्या होता है, पेट के जो भी एसिडिक होते हैं, जो भी एसिड होता है, पेट के जो भी गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, जो भी कुछ भी खाया पिया होता है, वो ईसोफेगस के थ्रू गले तक आता रहता है, डकार के उससे, उसको गर्ड कहते हैं। और इसमें ड्रग ऑफ चॉइस है बीथानिकोल, और इसका साइड इफ़ेक्ट है यूरिनरी अर्जेंसी। ये मेन ड्रग है, वो यूरिनरी प्रॉब्लम में, किसी यूरिन के किसी सर्जरी के पश्चात ये BPH, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, इन सब के केसेस में दी जाती है, उसके लिए यूज की जाती है। इसके लिए इसका साइड इफ़ेक्ट जो होता है वो यूरिनरी सिस्टम को बढ़ाता है। ऐसे ये यूरिनरी सिस्टम के लिए ही यूज की जाने वाली ड्रग है, लेकिन जब ये गर्ड में दी जाती है तो यूरिनरी सिस्टम पे भी अफेक्टेड करते हैं। फिर नेक्स्ट है सीरम अमाइलेज लेवल रेज्ड इन पेनक्रिएटाइटिस। पेनक्रिएटाइटिस की कंडीशन होगी तो उसमें सीरम अमाइलेज लेवल बढ़ जाता है। फिर नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटी ओलिगोमेनोरिया इज सीन इन थायरोटॉक्सिकोसिस। ओलिगोमेनोरिया मतलब बहुत ही कम मात्रा में मेंस्ट्रुअल साइकिल का होना, उसको कहते हैं कि ओलिगोमेनोरिया। ये थायरोटॉक्सिकोसिस की कंडीशन में देखा जाता है। फिर नेक्स्ट है गैलोक्टोरिया। गैलोक्टोरिया में क्या होता है कि एक्सेसिव मिल्क प्रोडक्शन और मिल्क लाइक डिस्चार्ज फ्रॉम निपल इवन विदाउट चाइल्ड बर्थ। अगर किसी को बेबी नहीं हुआ होगा, कोई पोस्टपार्टम फीडिंग का, उसको ब्रेस्ट फीडिंग का फेज नहीं चल रहा होगा, तो भी उसके निपल से मिल्क लाइक डिस्चार्ज होता रहता है, उसको गैलोक्टोरिया कहते हैं। और जब 6 महीने के बाद भी अगर किसी को लैक्टेशन ज़्यादा होता है, प्रोलैक्टिन के ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से, तो उस कंडीशन को भी गैलोक्टोरिया कहते हैं। फिर नेक्स्ट है कुसिंग सिंड्रोम इज रिजल्ट ऑफ ओवर प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरोल बाय एड्रीनल ग्लैंड। जो एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा कार्टिकोसोल का ओवर प्रोडक्शन होता है, उसकी वजह से कुसिंग सिंड्रोम होता है। ओवर प्रोडक्शन ऑफ कार्टिकोसोल कॉज कुसिंग सिंड्रोम, और ये कार्टिकोसोल का प्रोडक्शन होता है एड्रीनल ग्लैंड से। फिर नेक्स्ट है कि पेनलेस हीमेचूरिया इज कॉमन फीचर ऑफ CAUB। यूरिनरी ब्लैडर का जब कैंसर होगा तो इसका मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है कि पेनलेस हीमोचूरिया होता है, दर्द नहीं होता है और यूरिन के साथ ब्लड आता है। फिर नेक्स्ट है टेराजोसिन मे बी इज सडन कॉज ऑफ BP।
विच कुड लीड टू डिजीनेस एंड फेंटिंग। जो टेराजोसिन मेडिसिन होती है वो बीपी को तुरंत गिरा सकती है और इसका जो कॉज होता है वो डिजीनेस और फेंटिंग होता है। टेराजोसिन यूज टू ट्रीट सिम्टम ऑफ बीपीएच। जो टेराजोसिन यूज की जाती है वो बीपीएच के सिम्टम को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है और ये हाइपरटेंशन को भी ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। फिर नेक्स्ट है रोमबर्ग टेस्ट यूज टू डन फॉर अटेक्सिया पेशेंट। अटेक्सिया पेशेंट के लिए रोमबर्ग टेस्ट किया जाता है। ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए, कभी भी पूछा जाता है ये टेस्ट किस में किया जाता है, वो टेस्ट किस में किया जाता है, तो ये याद रखना भी बहुत ज़रूरी है कि ये जो रोमबर्ग टेस्ट है वो अटेक्सिया के लिए किया जाता है। और आप ये जिस पीडीएफ से पढ़ रहे हैं उसी पीडीएफ का एज इट एक्सेस पाने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए फेसबुक ग्रुप के लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें ज्वाइन करके जो भी हमारी ये क्वेश्चन सीरीज होती है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन सीरीज, इन सब की पीडीएफ हम अपने ग्रुप पे फाइल के ऑप्शन में प्रोवाइड कराते हैं। ग्रुप पे ज्वाइन करके जब आप फाइल के फोल्डर में जाएंगे वहाँ आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी A to Z जितनी भी हमने अपलोड की हैं। उसके साथ साथ जो भी लेटेस्ट वैकेंसी आती है हम उनकी भी पीडीएफ आपको उसी पे प्रोवाइड करा देते हैं, तो आप उनका भी एक्सेस बहुत आसानी से ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट है इंक्रीज ब्लड कीटोन लेवल ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। जो ब्लड में कीटोन का लेवल बढ़ जाता है, ये इनकम्प्लीट फैट के ऑक्सीडेशन की वजह से बढ़ता है। फिर नेक्स्ट है वॉकिंग पैटर्न ऑफ पार्किंसन पेशेंट का सफलिंग। जो पार्किंसन के पेशेंट होते हैं उनके जो चलने का तरीका होता है उसको सफलिंग कहते हैं। सफलिंग मेनली कॉमन वर्ड में देखा जाए तो बहुत लोगों की आदत होती है पैर को घिस के और घिसते हुए चलते हैं या इधर उधर डाल के चलते हैं, उसको भी कॉमन लैंग्वेज में सफलिंग कहते हैं। लेकिन जो पार्किंसन की डिजीज में पेशेंट के चलने की जो वॉकिंग पैटर्न हो जाता है उसको भी सफलिंग कहते हैं। नेक्स्ट है इंडोर्फिन क्लोराइड टेस्ट इज नेसेसरी टेस्ट फॉर माइस्थेनिया ग्रेपिस। माइस्थेनिया ग्रेपिस क्या होता है, इसमें जो नर्व होती हैं वो मसल्स रीजन में उनकी प्रॉपर सप्लाई नहीं होती है, या ये कहें कि जो मसल्स है और नर्व हैं उनका आपस में कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाता है, तो मसल सप्लाई वहाँ पे नर्व सप्लाई वहाँ पे बहुत स्लो होने लगती है और जो मसल्स हैं वहाँ की धीरे धीरे वीक होने लगती हैं। उस जगह की एक्सट्रीमिटी है धीरे धीरे अपने मास को कम करने लगती है, उसको माइस्थेनिया ग्रेविस कहते हैं और इसमें इंडोर्फिन क्लोराइड टेस्ट कराया जाता है। फिर नेक्स्ट है ए प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस टू मैच्योर स्पर्मेटोजोआ टेक 60 डेज टाइम। जिस दिन से पेशेंट को स्पर्म की जनरेट होता है उससे लेकर स्पर्म के मैच्योर होने तक की जो मैच्योर होने तक का जो टाइम है वो 60 डेज का टाइम होता है। फिर नेक्स्ट है कैपेसिटेशन इज फंक्शनल यूनिट ऑफ फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। स्पर्म के बनने से लेकर उसके मैच्योर होने तक की जो प्रोसेस है उस फेज को कैपेसिटेशन कहते हैं। फिर नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन डन इन एम्पुला ऑफ फेलोपियन ट्यूब। जो फेलोपियन के पार्ट होते हैं उसमें एम्पुला वाले पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है। फेलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट होते हैं, ईस्मस, इन एम्पुला, इनफंडिबुलम और फिब्रा। इसमें एम्पुला वाला जो पार्ट होता है फर्टिलाइजेशन उसमें होता है। फिर नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन बिगिन 6 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड कम्प्लीटेड इन 10 डेज। जो इम्प्लांटेशन की जो प्रोसेस होती है वो फर्टिलाइजेशन के 6 दिन के बाद से शुरू होती है और इसको कंप्लीट होने में पूरे 10 दिन लगते हैं। फिर नेक्स्ट है प्लेसेंटा एंड फीटल मेम्ब्रेन डेवलप्ड बाय ट्रोफोब्लास्ट लेयर। जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होता है उससे प्लेसेंटा और फीटल मेम्ब्रेन डेवलप होती है। फिर नेक्स्ट है इन ए डेवलपिंग मेम्ब्रेन द हार्ट हैज़ डेवलप्ड इनफ बाई डे 21 पोस्ट फर्टिलाइजेशन टू बिगिन बीटिंग। जिस दिन से फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके 21 दिन बाद हार्ट भी कंप्लीट डेवलप हो जाता है और डे 21 पोस्ट फर्टिलाइजेशन टू बिगिन और बिगिन बीटिंग। तो इसमें क्या होता है, हार्ट बीट भी पेशेंट की कार्डियक एक्टिविटी भी शो होने लगती है आफ्टर 21 डेज। फिर नेक्स्ट है गोल्डन कलर एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट RH इनकॉम्पेटिबिलिटी। अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर गोल्डन कलर है तो इसमें हम पता करेंगे कि RH इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है। इसमें क्या होता है, मदर या बेबी में से एक का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और एक का ब्लड ग्रुप निगेटिव है। फिर नेक्स्ट है बेलेमोंटस कॉर्ड इंसर्शन इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी वेयर द अम्बिलिकल कॉर्ड इंसर्टेड इन फीटल मेम्ब्रेन।
जो बेलेमुंडस कॉर्ड इंसर्शन है ये प्रेगनेंसी का एक कॉम्प्लिकेशन है। इसमें क्या होता है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो फीटल मेम्ब्रेन में इंसर्ट होती है, जबकि नॉर्मली में देखा जाता है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो एमनियोटिक फ्लूइड की लेयर से अटैच होती है। फिर नेक्स्ट है लेसिथिन इन स्फिंगोमाइलिन रेशियो इज टेस्ट ऑफ फीटल एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ एक्सेस ऑफ फीटल लंग मैच्योरिटी। जो लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन रेशियो का मेजरमेंट किया जाता है इसमें ये एमनियोटिक फ्लूइड से किया जाता है। इसमें फीटल के लंग की मैच्योरिटी देखने के लिए किया जाता है कि फीटल के लंग कितने मैच्योर हुए हैं। नेक्स्ट है फीटल कार्डियक आउटपुट इज 153 ml पर मिनट पर केजी। जो फीटल का वेट होता है उसके हिसाब से देखेंगे कि फीटल के कार्डियक आउटपुट क्या है। इसमें 153 होता है, 153 ml होता है हर 1 मिनट में, और बच्चे की वेट के हिसाब से करते हैं। अगर बच्चे का 2 kg वेट है तो ये वॉल्यूम डबल हो जाएगी। नेक्स्ट है कार्डियक आउटपुट इन न्यूबॉर्न बेबीज 400 ml पर मिनट पर केजी। जो कार्डियक आउटपुट होता है न्यूबॉर्न में वो अप्रॉक्स 400 ml पर मिनट पर केजी होता है। बाकी जो एक्चुअल है वो यहाँ पे बच्चे का एक्चुअल वेट के साथ इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ HCG हार्मोन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट डेवलपमेंट ऑफ मेल फीटस स्टिमुलस ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन। जो HCG हार्मोन होते हैं वो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह काम करते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल फीटस। इसमें क्या होता है, जो मेल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनते हैं टेस्टिज वगैरह वो HCG हार्मोन से ही बनते हैं, और ये प्रोस्टेजोन को स्टिमुलेट करते रहते हैं। ये फंक्शन होता है HCG हार्मोन का, ह्यूमन कोरियोनो गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। फिर नेक्स्ट है HCG लेवल बिकम मैक्सिमम आफ्टर 60 to 70 डेज ऑफ जेस्टेशन। जैसे जेस्टेशन का 60-70 डेज होता है उस टाइम पे HCG हार्मोन का लेवल होता है वो मैक्सिमम हो जाता है। नेक्स्ट गुडल साइन इज ए इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन विच द सर्विक्स एंड वेजाइना बिकम सॉफ्टेंड। ये जो साइन होते हैं ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी साइन का पर्पज और किसी भी साइन का इंडिकेशन और इसका जो भी सिम्टम्स होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं। तो एक गुडल साइन होता है, इसमें क्या होता है सर्विक्स और वेजाइना सॉफ्टन हो जाती है। ये इंक्रीज ब्लड सप्लाई की वजह से होती है, उसको गुडल साइन कहते हैं। नेक्स्ट है ओसिएंडर साइन। ओसिएंडर साइन इज ए इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन विच इंक्रीज द पल्सेशन ऑफ वेजाइना। इसमें क्या होता है वेजाइनल फॉर्निक्स पे देखा जाता है कि इसमें पल्सेशन बढ़ जाता है, ये भी इंक्रीज ब्लड सप्लाई की वजह से पल्सेशन फील होता है, उसको ओसिएंडर साइन कहते हैं। नेक्स्ट है चैडविक साइन। ए डीप ब्लू वायलेट कलर ऑफ सर्विक्स एंड वेजाइना इन प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है सर्विक्स और वेजाइना का जो कलर होता है वो ब्लू वायलेट कलर का हो जाता है, और ये भी इंक्रीज ब्लड सप्लाई की वजह से होता है, इंक्रीज ब्लड फ्लो की वजह से होता है। नेक्स्ट है जैक्यूमेर साइन। अ पर्पलिश डिस्कलरेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ वेजाइना ए अर्ली साइन ऑफ प्रेगनेंसी। जो जैक्यूमर साइन होता है वो भी पर्पल कलर का म्यूकस मेम्ब्रेन का कलर हो जाता है, वेजाइना की म्यूकस मेम्ब्रेन का कलर हो जाता है, और ये भी प्रेगनेंसी का अर्ली साइन होता है। फिर नेक्स्ट है पिस्कैक साइन। ए असाइमेट्रिकल ग्रोथ ऑफ यूट्रस कॉल्ड पिस्कैक साइन। जो यूट्रस की ग्रोथ होने लगती है, ग्रोथ के देख के प्रेगनेंसी को जो आइडेंटिफाई किया जाता है उसको पिस्कैक नाम से जाना जाता है, पिस्काकैक साइन नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है हेगर साइन। सॉफ्ट सर्विक्स एंड हार्ड फंडस इन प्रेगनेंसी कॉल्ड हेगर साइन। इसमें क्या होता है जो सर्विक्स होती है यूट्राइन की वो तो सॉफ्ट होती है, लेकिन जो फंडस होता है वो हार्ड होता है फीटल की प्रेजेंस की वजह से। पेट में उसके यूट्रस में फीटस होता है जिसकी वजह से जो फंडल होता है वो हार्ड हो जाता है, उसको हेगर साइन कहते हैं। इन प्रेगनेंसी क्विकनिंग स्टार्ट आफ्टर 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। जो फीटल की जो मूवमेंट होता है उसको क्विकनिंग कहते हैं। ये 16 वीक आप मतलब 4 महीने के प्रेगनेंसी के बाद क्विकनिंग प्रेगनेंसी में फील होने लगता है। नेक्स्ट है पाल्पिटेशन ऑफ फीटल पार्ट फील आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। फीटल पार्ट का जो पाल्पिटेशन है वो प्रेगनेंसी में 20 वीक के बाद पता चलता है, जिसमें यूट्रस को पाल्पुलेट करके देखा जा सकता है कि किधर हेड है किधर क्या है, बेबी की पोजीशन को देखा जा सकता है। फिर नेक्स्ट है पेल्विक एक्सिस इज कॉल्ड कर्व ऑफ कैरस। जो पेल्विक एक्सेस है उसको कर्व ऑफ कैरस भी कहते हैं। इस पेल्विक एक्सर को वर्थ कैनाल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है
कि जो मीडियन डायमीटर होता है सेंट्रल का, इसमें पेल्विक सरफेस का और सैक्रम का, पेल्विक सरफेस ऑफ सैक्रम का और सिम्फाइसिस प्यूबिस का, ये मिलकर जो बर्थ कैनाल बनाते हैं, जो मीडियम की सरफेस होती है उसको पेल्विक एक्सिस कहते हैं। फिर नेक्स्ट है द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम सीन इन लेट प्रेगनेंसी आर। जो हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम क्या होता है, प्रेगनेंसी में एक्सेसिव वॉमिटिंग का होना हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम कहलाता है। और इसके जो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन देखे जाते हैं वो बर्निक्स इंसेफेलोपैथी देखा जाता है, कोर्साकॉफ साइकोसिस देखा जाता है एंड आई कॉम्प्लिकेशन देखा जाता है। ये हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम के कॉम्प्लिकेशन होते हैं। नेक्स्ट है ग्रे बेबी सिंड्रोम कॉज्ड बाय क्लोरमफेनिकोल। जो ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है वो क्लोरमफेनिकोल होता है। ये बेबी की जो ब्लड सर्कुलेशन है उस पर अफेक्टेड करता है और ये बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। नेक्स्ट है इन ए इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द फर्टिलाइज्ड ओवम गॉट नरिश्ड फ्रॉम गोबलेट सेल। जब ये इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होती है, मतलब डेवलपमेंट की जो शुरुआती स्टेज होती है, उसमें जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो गॉबलेट सेल से अपना नरिशमेंट लेती है, गॉबलेट सेल से उसको न्यूट्रिशन मिलता है। फिर नेक्स्ट है ट्रोफोब्लास्ट लेयर ऑफ ब्लास्टोसाइट मेक प्लेसेंटा। ब्लास्टोसाइट की ट्रोफोब्लास्ट लेयर है उससे प्लेसेंटा बनता है। नेक्स्ट है इम्बेडिंग ऑफ ट्रोफोब्लास्ट इन इंडोमेट्रियम कॉल्ड निडेशन। जो ट्रोफोब्लास्ट का इम्बेडिंग हो जाता है, मतलब उसमें इम्प्लांट हो जाता है, उसको निडेशन कहते हैं। निडेशन को इम्प्लांटेशन से भी समझ सकते हैं। अगर कहीं पे निडेशन शब्द या इम्प्लांटेशन शब्द आए तो इन दोनों का मतलब सेम होता है। फिर नेक्स्ट है कि द फीटल ऑफ प्लेसेंटा डेवलप्ड बाय कोरियोनिक फ्रोंडोसम। जो फीटल प्लेसेंटा का जो फीटल पार्ट होता है वो कोरियोनिक फ्रोंडोसम द्वारा डेवलप होता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा कंप्लीटेड इन 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। जो प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होता है वो प्रेगनेंसी के 12 वीक में कंप्लीट हो जाता है। एमनियोटिक मेम्ब्रेन मेड बाय सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। एमनियोटिक मेम्ब्रेन जो होती है वो सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम सेल के द्वारा बनी होती है। एक्यूमुलेशन ऑफ पस इन यूट्रस यूटेराइन कैविटी कॉल्ड पायोमेट्रा। ये जो पायोमेट्रा की कंडीशन होती है, इसमें क्या होता है, ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, इसमें यूट्रस में पस फॉर्मेशन होने लगता है। ये भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है और ये बहुत ही इमरजेंसी वाली कंडीशन होती है। नेक्स्ट है असाइटिस विद फेब्रियन ओवेरियन फाइब्रोमा एंड हाइड्रोथोरेक्स विद ओवेरियन फाइब्रोमा कॉल्ड मेक सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, असाइटिस होता है, मतलब पेरिटोनियल में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाना असाइटिस बोला जाता है। ओवेरियन फाइब्रोमा अगर असाइटिस के साथ है, या फिर हाइड्रोथोरैक्स मतलब जो चेस्ट कैविटी होती है, जो हाइड्रोथोरैक्स मतलब लंग्स में जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन की कंडीशन होती है उसको हाइड्रोथोरैक्स कहते हैं। उसके साथ अगर वो ओवेरियन फाइब्रोमा है, असाइटिस के साथ अगर ओवेरियन फाइब्रोमा है या हाइड्रोथोरेसिस के साथ ओवेरियन फाइब्रोमा है, तो ये दोनों कंडीशन को मेग सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन जो कि हमने 7th सीरीज में सीरीज नंबर 7th में देखा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक करके शेयर ज़रूर करें, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के आइकॉन को जरूर प्रेस करें, जिससे मिलने वाले अपलोड होने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको समय से मिले। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।